स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल एक बेशरम झूठा। गांव के प्रवेश द्वार पर हवा में एक सुखद फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जब अहान ने ओमी नामक जंगली और परिपक्व महिला को उसे चुलबुली आंख मारते हुए देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह होम रन मारने वाला है। इतनी देर तक महिला के साथ छेड़खानी करने के बाद भी अहान को आसपास एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। उसने निडर होकर महिला के करीब जाने से पहले अपने आसपास एक और नजर डाली और अपनी मजबूत छाती को महिला के कोमल मांस पर चिपका दिया। उसने उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले उसकी आंखों में देखा। ओमी उस आदमी को धक्का देकर दूर करना चाहती थी, लेकिन आदमी द्वारा उसे द्वार में धकेलने के बाद उसका शरीर तुरंत नरम हो गया। प्रवेश द्वार की सुरक्षा करना काफी उबाऊ था। महिला को कुछ उत्तेजना का आनंद लेने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे केवल एक दूसरे के लिए अजनबी थे। जिसके बारे में बात करते हुए अहन वास्तव में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने में काफी अनुभवी था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह क्या कर रहा है। ओमी ने जल्द ही खुद को अनुभव का आनंद लेते हुए पाया। अनुभवी महिला काफी आश्चर्यचकित थी। क्या वे हमेशा यह नहीं कहते थे कि एशियाई पुरुष महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने में उतने अच्छे नहीं थे? ऐसा लगता है जैसे सुनहरे बालों वाला यह एशियाई व्यक्ति दूसरों से अलग है। आहन लगभग तीसरे बेस पर पहुंच ही गया था कि एक संचार उपकरण ने वातावरण के लिए अनुपयुक्त रूप से बीप करना शुरू कर दिया। ओमी कांप उठी। उसने आहन को दूर धकेल दिया और कहा, यह अत्यावश्यक है, बस मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। चिंता मत करो, आप इसका उत्तर दे सकते हो और मैं अपनी बात काम जारी रखूंगा, आहन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। ओमी इस पर संकेत सहमत नहीं हुई। संकेत का मतलब यह था कि गांव में कुछ हुआ है। ओमी, अपने आदमियों को तुरंत यहाँ आने के लिए कहो, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में आदमी चिल्लाया। क्या चल रहा है? ओमी ने गंभीरता से पूछा। हमें लूटा जा रहा है। यह ऐसा था जैसे वो आदमी यह कहते हुए शर्मिंदा हो रहा था, हालांकि उन्हें अभी भी सच बोलने के लिए मजबूर किया गया था। क्या कहा आपने? ओमी की आंखें चौड़ी हो गई। वैसे भी हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें तुरंत बैकअप की आवश्यकता है, आदमी ने कहा। कॉल समाप्त हो गई। ओमी कुछ सेकंड तक खाली चेहरे के साथ वहीं खड़ी रही। आहन ने यह सब सुन लिया था, भले ही ओमी उससे कॉल को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने महिला के चेहरे पर चिंतित भाव देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे बदमाश हैं, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे कैसे लोग हैं जो दिन दिहाड़े एक गांव को लूटने का साहस कर रहे हैं। क्या आप ताकतवर हैं? ओमी ने तिरछी नजर से पूछा। मैं डाकुओं के एक झुंड को आसानी से संभाल सकता हूँ। हम बाद में बात करेंगे। आओ, हम डाकुओं को दूर नहीं जाने दे सकते। आहन ने पूरी तरह से अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक विचार के साथ अपनी स्टोल में छाप को एक्टिवेट कर दिया। आहन की पीठ पर तुरंत सुनहरे पंख दिखाई दिए। वे धात्विक रास्प के साथ धीरे धीरे बढ़े। एक क्षण बाद सुनहरे पंखों से पंखों का एक जोड़ा बन गया। सुनहरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले चमकदार पंख अविश्वसनीय रूप से शानदार थे। एक आदमी के पंख एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार के बराबर थे। ओमी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह युवक एक अमीर आदमी है। जादुई पंख अधिकांश जादूगरों के लिए विलासिता का सामान थे। यहाँ आओ, आहन ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। ओमी की प्रतिक्रिया करने से पहले ही आहन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। जब मैं डाकुओं से निपटने में आपकी मदद करूंगा तो आप मुझे इसका बदला कैसे चुकाएंगे? आहन ने महिला को चुनौतीपूर्ण मुस्कान दी। जो तुम्हें चाहिए। यह ओमी का पहली बार हवा में उड़ना था। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और रोमांच उसके हार्मोनों को उत्तेजित कर रहा था। यदि यह अत्यावश्यक स्थिति नहीं होती तो उसे अभी उस आदमी के साथ कुछ करने में कोई आपत्ति नहीं होती, चाहे वह कहीं भी और कब भी हो। आदर्श, यहाँ ऊपर रास्ते पर नजर रख रहे गार्ड आ रहे हैं, सावधान रहे, वे बहुत मजबूत है, रेणु ने गंभीर स्वर में कहा। वे हमें और पैसे देने आ रहे हैं, चिंता मत करो। आदर्श हमेशा की तरह आश्वस्त था। दुश्मनों को खत्म करना और लोगों की रक्षा करना दो अलग अवधारणाएं थी। जब तक आदर्श दुश्मन से अधिक मजबूत था, वह उन्हें आसानी से कुचल सकता था। हालांकि
यदि वह लोगों के एक समूह की रक्षा कर रहा था तो उन्हें लापरवाही से कुछ भी करने से रोकने के लिए उसे दुश्मन से बहुत अधिक मजबूत होना पड़ा। आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि वह 300 ग्रामीणों की रक्षा करते हुए डाकुओं के एक समूह का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके अलावा प्राचीन राजधानी की आपदा में जो कुछ हुआ उन्होंने झेला था, उसके बाद आदर्श को पता था कि उन लोगों के एक समूह की रक्षा करना कितना परेशानी भरा होगा जो घबराए हुए थे। 30 लोगों की रक्षा करना भी परेशानी भरा होगा, 300 की रक्षा करना तो दूर की बात है। डाकुओं को यह विश्वास दिलाकर कि उसे ग्रामीणों की परवाह नहीं है, उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो गई थी। अन्यथा इतने सारे डाकुओं के रहते वो हर एक ग्रामीण की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाता। यह स्थान पहले ही हमारा क्षेत्र बन चुका है, क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि आप हम सभी से मुकाबला कर सकते हैं? सुरेंद्र चिल्लाया। उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मर चुका था। यह उनके लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। उन्हें युवा जादूगर को जिंदा खाने की इच्छा थी, लेकिन वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। सुरेंद्र वास्तव में लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे। सुदृढ़ीकरण आने तक उसे इंतजार करना पड़ा। नेता अपने ऊपर देखो, एक डाकू ने कहा। मुझे लगता है कि अब बड़ी बहन ओमी है। बड़ी बहन यहाँ है। सुनहरे पंखों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी महिला नेता सुनहरे बालों और गौरवंती चेहरे वाले एक सुंदर पुरुष के साथ आकाश से उतरी। वाह, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 300 से अधिक, लेकिन चिंता न करे, उनके ऑरा से पता चलता है कि वे सिर्फ लोगों का एक समूह है। आहन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ रंगीन कपड़े पहने ग्रामीणों पर नजर डाली। उन्हें लोगों के विभिन्न समूहों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। लाल पोशाक और लाल भूषण पहने हुए लोग स्पष्ट रूप से ओमी के पक्ष में थे, जिसका अर्थ था कि वे ग्रामीण थे। इस बीच 300 लोग जो स्पष्ट रूप से बुरी लोगों की तरह लग रहे थे, एक साथ खड़े थे। वे बस गांव पर कब्जा करने के लिए अपनी संख्या का दुरुपयोग कर रहे थे। क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा कि उनके समाज में कोई भी न्याय नहीं कर रहा है? आदर्श और रेणु खुली आंखों के साथ स्थिर खड़े थे। वे आहन को उसी तरह देख रहे थे जैसे कि वे किसी मंदबुद्धि को देखते हो। जब वे पेरू में लाइटनिंग के तूफान में थे तो वे आहन की बुद्धिमत्ता की कमी से पूरी तरह प्रभावित थे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उस बेवकूफ के दिमाग में पानी कैरेबियन सागर को भरने के लिए पर्याप्त था। तुम दोनों भी यहाँ हो। आप दोनों ने स्वर्ग की ओर से न्याय लागू क्यों नहीं किया और इन डाकुओं को खत्म क्यों नहीं किया? केवल इसलिए भयभीत ना हो कि वे संख्या में जीत रहे हैं? आहन ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा जब उसने आखिरकार आदर्श और रेणु को देखा। आदर्श और रेणु को वास्तव में अपने मंदबुद्धि साथी से बात करने का मन नहीं था। आप उन्हें जानते हैं? ओमी चौंकी। उसे किसी तरह याद आया कि वे दोनों उसी समूह के लोग थे जो हाल ही में गांव से गुजरे थे। उस पर रेणु की अस्पष्ट छाप दी। हाँ, हम दोस्त हैं, सबसे करीबी। उनके यहाँ होने पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए गांव की रक्षा करेंगे। जहां तक डाकुओं की बात है, हम उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। आहन ने 300 निहत्थे ग्रामीणों की ओर घूर कर देखा। रेणु ने अपने सर पर थप्पड़ मारा। पवित्र गाय, क्या राष्ट्रीय टीम ने गंभीरता से किसी प्रकार की बुद्धि परीक्षण के साथ उम्मीदवारों का मूल्यांकन नहीं किया? भले ही उन्होंने ट्रेनिंग नहीं कराई, लेकिन क्या वे स्पष्ट नहीं कर सकते कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं थी? आहन, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे रास्ते में चलने वाले लोगों को बिजी रखने के लिए नहीं कहा था? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं तुम्हें वेतन का 10वां हिस्सा कम दूंगा, आदर्श ने जोर से कहा। आहन को उनके भेष को बर्बाद करने से रोकने के लिए आदर्श ने तुरंत आहन की छवि को भी काला कर दिया। क्या भुगतान? आहन भ्रमित था। तो यह ऐसा ही है? मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ, ओमी गुस्से से चिल्लाई। वह सोच रही थी कि एक आदमी अचानक आकर उसके साथ छेड़खानी क्यों करेगा। यह पता चला कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ समय निकालने और उसके लोगों को बैकअप प्रदान करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ओमी अपने अटैक में तेज थी। आहन के पैरों के नीचे बिना किसी संकेत के एक तेज हवा उभरी। यह कुछ ही समय में एक वंडर में बदल गई और आहन को हवा में उड़ा दिया। बाढ़ में जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं मदद के लिए आया हूँ। आहन शौक रह गया था। उन्होंने तुरंत रॉक बैरियर डाला और उसके आकार को जीप जैसा बना दिया, जिससे अधिकांश बवंडर को रोक दिया गया।
समय बर्बाद करना बंद करो, उन्हें बाहर निकालो। आदर्श जानता था कि वह लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ने दे सकता। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और गैटलिंग बंदूक की तरह लाल आभूषण गिल्ड के जादूगरों पर फायर और लाइटनिंग के मैजिक करना शुरू कर दिया। आदर्श ने अपने मैजिक से ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जानबूझकर खुद को स्थानांतरित कर दिया। उसने धीरे धीरे लड़ाई को गांव के पीछे की ओर बढ़ाया, जिससे ग्रामीणों को अराजक स्थिति के दौरान भागने की अनुमति मिल गई। लाल आभूषण गिल्ड के लोगों के पास ग्रामीणों पर बर्बाद करने का समय नहीं था। अगर उन्होंने आदर्श और रेणु को बाहर नहीं निकाला तो वे मरने वाले थे। वे अपना पैसा देने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अरे अरे, डाकू भाग रहे हैं, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? आहन चिल्लाया। चुप रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ओमी का दिल बुरी तरह जल गया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वह झूठे के प्यार में पड़ने के बहुत करीब थी। यह कितना बड़ा अपमान था। उसे नीचे ले जाओ, मैं उसकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी, ओमी ने आदेश दिया। उसके आदमियों ने तुरंत आहन को घेर लिया। शुरुआती समूह की तुलना में ओमी के लोग बहुत मजबूत थे। उनमें से कई इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। उन्होंने तुरंत विनाशकारी ऊर्जा की तरंगों से आहन पर अटैक कर दिया। आहन ने घबराहट में तुरंत खुद पर अलग अलग डिफेंस स्पेल जमा दिए। इस बच्चे के पास बहुत सारे डिफेंस स्पेल है, वो अभी तक मरा कैसे नहीं? ओमी तब और भी क्रोधित होगी जब उसे एहसास हुआ कि मैजिक की तरंगों से उड़ाए जाने के बाद आहन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसकी उसे बहकाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? वह उसे टुकड़े टुकड़े करने वाली थी। जाते रहो, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो, ओमी ने आदेश दिया। ओमी, मेरी बात सुनो, रुको। क्या आप कृपया पहले समझा सकते हैं मैंने क्या गलत किया? आहन जिस स्थिति में थे उसके बावजूद भी उनका बात करने का मूड था। उन्हें सुरक्षा की 2 परतों द्वारा संरक्षित किया गया था। पहली परत में 5 चक्कर लगाने वाले वाटर शील्ड शामिल थे और दूसरी परत में रॉक बैरियर थी, जिसे वो 1 सेकंड के भीतर बुला सकता था। स्पिल तेल लगे कागज की छतरी पर बरसने वाली बारिश की बूंदों की तरह थे, बहुत प्रभावी नहीं। ओमी गुस्से से चिल्लाने लगी जब उसने देखा कि झूठा आदमी अभी भी उससे लापरवाही से बात करने की हिम्मत रखता है, यह दिखाते हुए कि उससे स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने तुरंत एक एडवांस स्पेल पढ़ना शुरू किया। ओमी के लिए किसी पर अपने एडवांस स्पेल का प्रयोग करना दुर्लभ था। इस बार वह गंभीर रूप से क्रोधित थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल साइलेंट डेडली रे लाइटनिंग आर्म। वह एक एडवांस मैजिशियन है। आहन बड़ी मुसीबत में है, रेणु ने आदर्श पर चिल्लाई जब उसने डाकुओं की महिला नेता को स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण करते देखा। चिंता मत करो, वह ठीक रहेगा। आदर्श को कोई चिंता नहीं थी। आहन ने वास्तव में डाकुओं का ध्यान भटकाने में मदद की, जिससे उन्हें लाल आभूषण गिल्ड के डाकुओं को और अधिक तेजी से बाहर निकालने में मदद मिली। ओमी ने अपना स्टार कॉन्स्टलेशन पूरा कर लिया था। यह विस्फोटक ऊर्जा से भरा एक विनाशकारी मैजिक था। यहां तक कि जब उसने जबरदस्त ऊर्जा प्रकट की तो उसके आदमी भी तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वे भी इसमें फंस जाएंगे। आहन ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया जब उन्हें एहसास हुआ कि महिला पूरी तरह से गंभीर थी। उसी प्रकार उसके चारों ओर एक लाइट स्टार कॉन्स्टलेशन दिखाई दिया। स्वर्ण स्टार कॉन्स्टलेशन उसके साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ था मानो उसने चमकता हुआ सोने का कवच पहन रखा हो। अधिकांश प्रकाश जादूगर प्लेमेंटिंग किरणों का उपयोग एक अटैक मैजिक के रूप में करेंगे, क्योंकि निरंतर प्रकाश तीर दुश्मन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आहन की गिरती किरणों ने प्रकाश किरणों को चमकते तराजू में बदल दिया, जिससे उसके शरीर के हर एक हिस्से को कसकर लपेट दिया गया, जैसे कि उसने एक मोटी सुनहरी चेनमेल पहन रखी हो। ओमी के एडवांस मैजिक की शक्ति से पहाड़ पर स्थित पूरा गांव कांप उठा, मानो वह उस जगह को जमीन पर गिराने वाली हो। हालांकि आहन विनाशकारी ऊर्जा के बीच में खड़े होकर पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी ओमी को पागल कर रही थी। वह कैसा जादूगर है? क्या वह डिफेंस व्हीलों से बना है? रक्षात्मक क्षमता के रूप में प्लेमेंटिंग किरणों का उपयोग कौन करेगा? ओमी, अगर तुम आगे बढ़ती रही तो मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा। आहन बिना गुस्से वाला व्यक्ति नहीं था। उसे मार दो। ओमी का तर्क संगत बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने गुस्से में आदेश दिया।
लाल आभूषण गिल्ड के जादूगरों ने अनिच्छा से आदेश का पालन किया, यहाँ तक कि एक एडवांस बिल भी उस व्यक्ति को वारने में विफल रहा था। कुछ इंटरमीडिएट जादूगर मेज पर क्या अंतर ला सकते थे? यह शौचालयों के गड्ढे में एक बदबूदार कठोर चट्टान पर जादू करने जैसा था। आहन भी पूरी तरह से बुद्धिहीन नहीं था। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ओमी का समूह मछली पकड़ने वाला पक्ष था। इसका कोई मतलब नहीं था कि उनके समूह में हर कोई जादूगर था, क्योंकि वे उन 300 लोगों से नहीं डरते थे जिनके पास मैजिक की कोई उपस्थिति नहीं थी। तो वे डाकू है ना? आहन ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या तुम्हें अभी एहसास हुआ? आदर्श पीछे हट गया। लेकिन तुम्हें लूटने से क्या हुआ? आहन ने पूछा। बकवास करना बंद करो। अगर वे भुगतान करने को तैयार नहीं है तो उन्हें बाहर गिरा दो, आदर्श उस पर चिल्लाया। यदि डाकुओं ने भुगतान नहीं किया तो उनकी लाशें भुगतान करेंगी। आखिरकार सरकार ने पहले ही आकर्षक पुरस्कारों वाले वांटेड पोस्टर लगा दिए थे। आदर्श को पैसों की सख्त जरूरत थी। खैर, उसके पास पैसों की हमेशा कमी रहती थी। साइलेंट डेडली रे, लाइटनिंग आर्म, नेता को पकड़ो और गिरोह ढह जाएगा। आदर्श ने नेता सुरेंद्र पर अपनी निगाहें जमा ली और लाइटनिंग की गति के साथ अपना एडवांस बिल मैजिक करना समाप्त कर दिया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आहन दुश्मन पर अटैक करने में बहुत अच्छे थे। यदि आहन ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया होता तो उन्हें एडवांस लाइटनिंग स्पेल को खत्म करने में परेशानी होती। इस बार आदर्श ने लाइटनिंग स्टार कॉन्स्टलेशन स्क्रोल पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही विशाल लाइटनिंग स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण किया था। 343 स्टार, 49 स्टार पैटर्न, 7 स्टार पैटर्न। आहन ने जो अंगूठी उसके लिए लाई थी, उसने वास्तव में स्टारों को जगाने की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तेज कर दिया था। वास्तविक एडवांस लाइटनिंग स्पेल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसमें तेज चीख या लाइटनिंग स्ट्राइक या थंडरबोल्ट की तेज गड़गड़ाहट नहीं थी, लेकिन आदर्श पर एक शांत और घातक चमक दिखाई दी। विनाशकारी ऊर्जा ने आदर्श की दाहिनी बाह को झरने की तरह घेर लिया। उसकी हथेली से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिसके बाद एक घातक किरण स्वर्ग के प्रकोप की तरह सीधे आगे की ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। डाकू का नेता सुरेंद्र काफी चालाक आदमी था। उसने अपने आदमी को पीछे छिपा हुआ था। जब उसने घातक लाइटनिंग के बोल्ट को अपनी ओर आते देखा तो वह तुरंत घबराकर एक ओर हट गया। उनके कुछ निकटतम अधीनस्थों की लाइटनिंग गिरने से तुरंत मौत होगी, जिससे उनके शरीर में छेद हो गए और पीछे एक झुलसा हुआ छेद रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? आदर्श की बाह पर लाइटनिंग नहीं गिरी। लाइटनिंग का पिछला झटका संपूर्ण एडवांस लाइटनिंग मैजिक नहीं था। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी लाइटनिंग की बाह को छुआ और जल्द ही झरने की आकार में घातक लाइटनिंग ने उसे घेर लिया। लाइटनिंग विस्फोट। आदर्श की भुजाओं ने एक साथ 2 लाइटनिंग के बोल्ट दागे। सुरेंद्र के सामने बोल्ट एक दूसरे को पार कर गए। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। लाइटनिंग के जंगली घेरे की विनाशकारी ऊर्जा सुरेंद्र के करीब फट गई। विशाल लाइटनिंग की चमक आकाश में चमक उठी और आसपास जबरदस्त ऊर्जा फैल गई। लाइटनिंग विस्फोट से पहले सुरेंद्र बेहद नाजुक थे। उसके शरीर का निचला हिस्सा तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। आदर्श ने जानबूझकर उसके ऊपरी शरीर को छोड़ दिया ताकि वह इसे स्थानीय सरकार को दिखा सके, अन्यथा यह लाइटनिंग विस्फोट में भी कुछ नहीं में बदल जाएगा। नेता सुरेंद्र के अलावा आसपास के 8 जादूगर भी जीवित नहीं बचे। घातक लाइटनिंग के बोल्टों से उत्पन्न लाइटनिंग का विस्फोट एक लाइटनिंग के तानाशाह की तरह था जो अभी अभी सांसारिक दुनिया में आया था और किसी भी जीवित प्राणी पर कोई दया नहीं दिखा रहा था। लाइटनिंग विस्फोट के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लाल आभूषण के लोग अपने पैरों को कांपते हुए महसूस कर सकते थे। उनमें सीधे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। सबसे भयानक बात यह है कि आदर्श की बाहों पर लाइटनिंग नहीं गिरी, जिसका मतलब है कि अगर वह चाहे तो उनके बीच एक और लाइटनिंग विस्फोट कर सकता है। आसमान में उड़ती हुई लाइटनिंग की चमक 100 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। लाल आभूषण गिल्ड के जादूगरों द्वारा किए गए अपराधों के बावजूद उन्होंने लाइटनिंग का इतना भयानक मैजिक कभी नहीं देखा था। एशियाई व्यक्ति उनके जीवन के पीछे शैतान की तरह था। वे सभी दिशाओं में भागने लगे। ओमी भी काफी देर तक शौक रह गई।
उसे अचानक एहसास हुआ कि युवा जादूगर उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और वह निर्णायक रूप से अपनी जान बचाने के लिए भागे। उसके पैरों पर पर्पल जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसने आश्चर्यजनक रूप से उसे अस्थायी रूप से हवा में दौड़ने की अनुमति दी। ओमी ने अपने आदमियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तेजी से पहाड़ से नीचे भाग गई। जाने से पहले वह मुड़कर आहन को घूरना नहीं भूली, जिसका अर्थ था कि उसने अपना बदला लेने की शपथ धारण कर ली थी। जब डाकू अपनी जान बचाकर भागने लगे तो आदर्श खुश नहीं थे। उसे एडवांस मैजिशियन ओमी को रोकने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अन्य लोग इतनी आसानी से भागने में सक्षम नहीं होंगे। शायद मुझे उन पर डर नहीं फैलाना चाहिए। रेणु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने मानसिक मैजू के साथ बहुत ज्यादा काम कर लिया है। यदि डाकू भागते रहे तो उन्हें अपना पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। खैर, जब तक वे उनमें से कुछ को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। माइंड कंट्रोल डालते समय रेणु की आंखें चमक उठी। रेणु ने आइस लॉक बनाने और अपने साथियों को बर्फ की जंजीरों से फंसाने के लिए एक इंटरमीडिएट आइस मैजिशियन को नियंत्रित किया। लाल आभूषण गिल्ड के सदस्य अपना दिमाग खोने की कगार पर थे। भयानक एशियाई उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें उनके ही आदमी ने वापस फांसी के मैदान में खींच लिया। रेणु ने डाकू को नहीं मारा। उनके द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए उन्हें मारने के लिए एक आसान रास्ता था। स्थानीय सरकार और प्रवर्तन संघ निश्चित रूप से उन्हें अधिक उपयुक्त सजा देंगे। आदर्श ने अपने स्पेस और शैडो एलिमेंट दोनों को एक साथ उपयोग किया। विशाल शैडो स्पाइक्स ने लाल आभूषण गिल्ड के 8 जादूगरों की गतिविधियों को सील कर दिया और स्पेस मैजिक ने उन्हें छोटे चूचों को उठाते हुए वापस खींच लिया। हालांकि आदर्श अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी लाल आभूषण गिल्ड के कुछ सदस्य भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए डाकुओं को देखने के बाद आदर्श ने मोटे तौर पर गिनती की कि कितने डाकू थे और रेणु को सरकार द्वारा प्रदान की गई हॉटलाइन डायल करने के लिए कहा। ग्रामीण गांव के दूसरी ओर छुपे हुए थे। लड़ाई खत्म होने के बाद आखिरकार उनमें अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत हो गई। वो आदर्श और रेणु से काफी डरे हुए थे। आखिरकार उन दोनों ने लाल आभूषण गिल्ड के नेता को खत्म किया था। एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।